हम सब ने ये नैरेटिव तो सुना ही है, एप्पल बहुत बड़ी है, अमेजोन बहुत बड़ी है और गूगल भी बहुत बड़ी है। ऐसा लगता है कि ये जो टेक जाइंट्स हैं उन्होंने अनब्रेकेबल मोनोपलीज बना रखी है वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट में और वो कोट ऑन कोट टू बिग टू फेल है। मगर अगर हिस्ट्री ने हमें कोई चीज़ सिखाई है तो ये है वो कि कोई भी कंपनी टू बिग टू फेल नहीं है। मगर जो गवर्नमेंट है और स्टेक होल्डर्स हैं वो एक फेल होती हुई कंपनी को बचा सकते हैं और उसे आने वाले 20-30 साल तक जिंदा रख सकते हैं लाइफ टाइम देके। मगर उसे आप एक हद तक ही कर सकते हो और इवेंचुअली ये कंपनीज भी फेल हो जाती है। तो अब टेक अ लुक कर लेते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की हिस्ट्री में सीयर्स, रोबक और को का एग्जांपल ले लेते हैं। उन्हें क्रेडिट दिया जाता है इन्वेंट करने को डिपार्टमेंट स्टोर्स और 1900 के दौरान वो सबसे बड़े रिटेलर्स थे पूरी दुनिया में। मगर 2018 में सीयर्स ने बैंक्रप्सी को फाइल कर दिया और सारे स्टोर्स बंद कर दिए। सिमिलरली क्राइसलर और जनरल मोटर सबसे बड़े नाम थे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 1900 के दौरान, मगर लेट 2000 में दोनों ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। मगर ऑफ कोर्स ये लोग जो है इन्हें बेल आउट कर लिया गया क्योंकि इंटीग्रल थे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लेट 2000s में। मगर क्या आपको लगता है उन्हें वापस से बेल आउट कर दिया जाएगा अगर वो ईवी ट्रांजिशन नहीं कर पाए तो? अगर वहाँ पे बहुत सारी ईवी कंपनी जैसे टेस्ला, रिवियन और मे बी फोर्ड भी हुई जो कि उन्हें ओवरशैडो कर देगी तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें बेल आउट किया जाएगा। और ये कंपनी जो है ट्रूली टू बिग टू फेल थी, मगर उन्हें कभी भी बेल आउट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर क्लियरली ये सारी कंपनीज जो है आती जाती रहती, मगर किस तरह से कंपनी अनस्टॉपेबल फोर्स से मार्केट में ऐसी बन जाती है जिसे लोग भूल जाते हैं। जो पहला स्ट्रगल है लार्ज कॉर्पोरेशन को डील करना पड़ता है हर, वो है पेन ऑफ स्केल। हमने हमेशा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में सुनते हैं और मुझे पता है कि आप सबको एग्जैक्टली पता है ये चीज़ क्या है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एक एडवांटेज है जो कि लार्ज कंपनीज को मिलता है क्योंकि वो लार्ज मार्केट को सर्व करते हैं। पेन्स ऑफ स्केल या फिर डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है वो दूसरे हाथों में डिसएडवांटेज है जो कि बहुत बड़ा होने पे आता है क्योंकि जो छोटी कंपनीज है उन्हें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती या फिर फैंसी कॉर्पोरेट इवेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही साथ उन्हें एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर्स को दुनिया में एक दूसरी जगह उड़ाना नहीं पड़ता। उनके एम्प्लॉय जो है वो हावर्स स्पेंड नहीं करते डेज में ईमेल्स को आंसर करते हुए या फिर मीटिंग्स को पार्टिसिपेट करते हुए। दूसरे शब्दों में जो छोटी कंपनीज होती है उनकी लिटिल टू नो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। मगर यूट्यूबर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका। हालांकि थोड़े क्रिएटर्स हैं वहाँ पे जैसे मिस्टर बीस और गुड मिथिकल मॉर्निंग, मैसिव टीम है जिनकी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में और बहुत सारे हैं उनके पीछे। मगर जो क्रिएटर्स हैं जो छोटे ऑपरेशनल कॉस्ट रखते हैं जैसे प्यूडीपाई, एस स्नाइपर वुल्फ, एथलीन एक्स, ग्रैहम स्टेफन, एंड्री जेक और मार्क रॉबर्ट जो बेसिकली है वो वन मैन शोज हैं। श्योर उनके पास कुछ एम्प्लॉयज होंगे जो कि उन्हें एडिटिंग में हेल्प करते हैं और स्पॉन्सरशिप डील्स देते हैं, मगर कंपेयर टू देयर इनकम जो अमाउंट वो स्पेंड करते हैं पेरोल में वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इस चीज़ को मेंशन नहीं करें कि ये लोग जो है अपने बेडरूम या स्मॉल सेट में इनसाइड में रिकॉर्ड करते हैं अपने घर में, तो उनका अगर एक बैड महीना भी चला जाता है व्यूज़ के हिसाब से तो इतना मैटर नहीं करता, वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनाते और वो किसी भी रिस्क में नहीं है पैसे गंवाने के। सेम हाउएवर चैनल जैसे कि इन्फोग्राफिक शो के बारे में नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगर उनकी वीडियो को रेप्लिकेट करना चाहोगे आप प्रोफेशनल टैलेंट के साथ आपको $10,000 पर वीडियो पर लगेगा। मगर उनकी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मैसिव है, इसी के वजह से आई एम श्योर मे बी उनकी कॉस्ट पर वीडियो जो है वो $3,000 ही हो। मगर उस नंबर पे पहुंचने के लिए उन्हें बोटलोड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट से जूझना पड़ेगा। इन लास्ट मंथ का एग्जांपल ले लेते हैं। इन्फोग्राफिक शो ने 42 वीडियोस पोस्ट करी और हर वीडियो जो है वो सिर्फ $3,000 कॉस्ट भी करती है, तो हमारे पास $1,26,000 हर मंथ आ जाता है। और क्योंकि कितने व्यूज़ मिलते हैं इन्फोग्राफिक शो को हर मंथ, आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेके आते हैं। मगर इसी चीज़ के साथ ही जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं वो भी बड़ा परसेंटेज होती है उनके रेवेन्यू की, ना कि बजाय एंड्री जिक जैसे इंसान के लिए। इसका मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंटली आसान होगा एंड्री के लिए 50% डाउन टर्न लेना महीने का बजाय कि इन्फोग्राफिक्स के लिए 50% डाउन टर्न लेने का। ये सेम प्रिंसिपल जो है वो बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड में भी अप्लाई होता है। रिगार्डलेस कितनी ज़्यादा आईफोन परफॉर्म करेगा अगला, एप्पल को टेंस ऑफ मिलियंस देने पड़ेंगे यूएफओ जो कैलिफोर्निया में उनको जिंदा रखने के लिए, और उन्हें टेंस ऑफ थाउजेंड्स मैन आवर्स देने पड़ेंगे मीटिंग्स और आंसर करते हुए ईमेल्स में, और उन्हें लार्ज सैलरीज देनी पड़ेगी थाउजेंड्स ऑफ मैनेजर्स और डायरेक्टर को जो कि स्मॉलर कॉर्पोरेशन जो है उसको ज़रूरत नहीं होती। हालांकि ये चीज़ नेग्लिजिबल एक्सपेंसेस लग सकते हैं एप्पल के प्रॉफिट के लिए, मगर चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि ये सारे फैक्टर्स फ्रिक्शन बनाते हैं और ये फ्रिक्शन जो है वो एप्पल को स्लोअर और स्लोअर बनाता है जो कि कमिंग कॉम्पिटिटर्स को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दे देता है ओवरटेक करने के लिए उन्हें। एक स्लोअर बेहिम्मत बनने के साथ ही बड़ी कंपनी जो है वो ट्रैप ऑफ प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट ओवर इनोवेशन की जाल में फंस जाती है। ये ऑलवेज कंपनी का फॉल्ट नहीं होता क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सिंपली उन्होंने डेड एंड कर दिया अपनी इंडस्ट्री में। क्योंकि हॉनेस्टली आप एक आईफोन या एक मैकबुक को कितना ज़्यादा तेज़ बना सकते हो, रियली जो लेफ्ट बचा हुआ है चीज़ करने का वो इंप्रूव करने का स्पीड और रिलायबिलिटी के इन डिवाइसेस को हर साल। मगर हर जनरेशनल जंप जो है वो छोटे से छोटा डिफरेंस लेके आता है और लोग कम अपग्रेड करते हैं जो कि उन कंपनीज को ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ रेवेन्यू बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से
वो ग्रोथ कंटिन्यू करे। हालांकि एप्पल ने काफ़ी अच्छा काम किया अपने सर्विसेज, चाहे वो iCloud हो या एप्पल म्यूजिक हो, मगर कोई भी नई इन्वेंशन या फिर पर्टिकुलरली इनोवेटिव चीज़ें नहीं है इनमें से। ये सेम चीज़ अमेजोन के साथ भी कही जा सकती है। बहुत सारी लॉजिस्टिक इनोवेशन जो है वो डिलीवरी को, टाइम फ्रेम्स को 1 हफ्ते से 2 दिन, 2 दिन से अगले दिन से सेम दिन से 1 घंटे पे लेके आने में ज़रूरी होती है। मगर अमेजोन भी इसको कितना ज़्यादा पुश कर सकता है और कितना ज़्यादा कंज्यूमर भी केयर करेंगे इस इंप्रूवमेंट के बारे में। सच्चाई तो ये है कि एप्पल ने स्मार्टफोन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और अमेजोन ने लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब जो एक स्टेप बचा है वो है रिफाइन करना और मेंटेन करना जितना ज़्यादा हो सके। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि टॉप टैलेंट इंटरेस्टेड नहीं है रिफाइनिंग और मेंटेनिंग करने में। क्या आपको लगता है कि टॉप इंजीनियर जो है वो इंटरेस्टेड होंगे आईफोन की नॉच को छोटा बनाने के लिए या फिर कैमरा बम्प को हटाने के लिए? नो। जो टॉप इंजीनियर्स हैं वो इंटरेस्टेड है डेवलप करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवरेज करने में, मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग करने में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स को और क्रिएट करने में, मेटावर्स से लेके रॉकेट लॉन्च करने को और बहुत सारी चीज़ें। तो जब बड़ी कंपनी जो है प्रायोरिटाइज करती है प्रॉफिट्स ओवर इनोवेशन, जो टॉप टैलेंट जो है वो स्लोली ब्लीड करता है नई कंपनीज में। और इन द मीन टाइम जो बड़ी कंपनी है वो MBA बिजनेसमैन के साथ रह जाती है जो कि ज़्यादातर इंटरेस्टेड है प्रोग्रेस करने में खुद को, बजाय कि कंपनी की प्रोग्रेस में। अब ये नहीं कह रहा कि इन लोगों की गलती है खुद की प्रिजर्वेशन को प्रोग्रेस करने में, कंपनी को आगे ले जाने के बजाय। मगर चाहे वो रीजनिंग जस्टिफाइड हो या नहीं, इन दी एंड जो कंपनी है उससे हर्ट होता है। और ये सारी चीज़ें एक्सट्रीमली डेंजरस नेगेटिव फीडबैक को लूप लेके आती है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ कम केयर करते हैं फ्यूचर ऑफ द कंपनी में, उनके प्रोडक्ट जो है लेस इंस्पायरिंग होते हैं, जो कि अट्रैक्ट करता है खराब टैलेंट को, जो कि प्रोडक्ट को और लेस इंस्पायरिंग बनाते हैं। और ये इतना ज़्यादा सस्टेन हो जाता है तो आपको JC पेनी, वेल्स फार्गो, AT&T, डिश जी जैसी कंपनी देखने को मिलती है। अगर हम सच बोलें तो कोई भी एम्प्लॉय जो है इन कंपनीज पे, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कंपनी का फ्यूचर क्या है। वो सारे लोग सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से, वो है उनकी तनख्वाह। और जब कंपनी इस पॉइंट पे आ जाती है ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। जब सारी इनोवेशन एक इंडस्ट्री से चली जाती है, जो अगली चीज़ आती है वो है रेस टू द बॉटम। अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं एग्जांपल लेके। तो सबसे ज़्यादा इनोवेशन की गई टोयोटा और होंडा ने गाड़ियाँ बनाई और सस्ते से सबसे अफोर्डेबल गाड़ियाँ बनाई पहले से। सिमिलरली जब एयरलाइन डीरेगुलेशन एक्ट आया 1978 में पास हुआ, एयरलाइन टिकट प्राइसेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। ये क्वाइट नेचुरल था। जब इनोवेशन स्लो डाउन हो जाती है, गिवन प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो अपनी अपील को खो देती है और कंपनी का फैन बेस जो है डिसिपेट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उस प्रोडक्ट या सर्विस को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मगर सिंपली उन्हें इतना प्राइड नहीं होता सर्टेन ब्रांड को यूज़ करने में। फॉर एग्जांपल लेट 1800s में एक वेल्दी जेंटलमैन जो है वो प्राउड हो सकते थे अपने इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए बेस्ट प्रोवाइडर इन द नेशन से। मगर आज इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा यूज़ होती है तो किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कौन है। इलेक्ट्रिसिटी जस्ट पार्ट ऑफ डेली लाइफ है और लोग जो अपना प्रोवाइडर है वो इस बेसिस पे चुनते हैं कि कौन सबसे सस्ता दे रहा है, ना कि किस ब्रांड का है वो। सिमिलरली वो लास्ट टाइम कब था जब आपने ये देखा कि आप गैस कहाँ से भरा रहे हो या फिर आपका स्टील कहाँ से आ रहा है? अगर आप इन फैक्टर्स का केयर भी कर ले तो ये लाइकली है क्योंकि आप प्रोडक्ट के बारे में केयर करते हो, ना कि कंपनी के बारे में। या हो सकता है कि आप लोग स्टील और गैस एक कंपनी से खरीदते हो क्योंकि उनकी क्वालिटी स्टील की अच्छी है या फिर हाईएस्ट क्वालिटी गैस देते हैं। मगर इन सिनेरियोज में भी आप ब्रांड से लॉयल नहीं हो, आप प्रोडक्ट से लॉयल हो। अगर नई गैस कंपनी आ जाती है कल को और बेटर क्वालिटी ऑफ गैस देती है सेम प्राइस में, तो आप शायद 1 सेकंड में स्विच कर लोगे। क्लियरली जो सेम चीज़ है वो आईफोन्स, एंड्रॉइड्स और मैकओएस और विंडोज़ के साथ भी कही जा सकती है। ये इन्वेंशन जो है वो नहीं है और लोग जो है एक्सट्रीमली डिवाइडेड है इन सब्जेक्ट्स पे। मगर समय के साथ ही लोग कम केयर करेंगे इन पे प्रोडक्ट पे और बेसिकली सेम चीज़ हो जाएगी। एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने पहले एक्सपीरियंस कर लिया ऐसे पास्ट में। एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं, वो बैंकरप्ट होने वाले थे लेट 1990s में जब इनिशियल PC बूम आया और बजट ऑप्शंस ने मार्केट को भर दिया। उन्हें मोबाइल मार्केट में घुसना था रीइग्नाइट करने के लिए ग्रोथ को। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट का भी डेकेड ऑफ स्टैग्नेशन गया 2000 के बाद और जब उन्होंने PC मार्केट को जीत लिया था। मगर जब तक माइक्रोसॉफ्ट ने एम्ब्रेस नहीं किया क्लाउड और सर्वर्स को, उन्होंने वापस ग्रोथ देख ली। और अगर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल इन शिफ्ट को जल्दी से नहीं करते तो शायद हो सकता है कि वो बैंकरप्ट हो जाते या फिर IBM की तरह होते आज। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अमेजॉन बैंकरप्ट हो, मगर एक आयरॉनिक चीज़ यहाँ पे है कि जो इंसान कहता है सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि अमेजॉन बैंकरप्ट होगा वो है जेफ बेजोस। 2018 में जेफ बेजोस ने कहा था कोट, अमेजॉन इज़ नॉट टू बिग टू फेल, इन फैक्ट आई प्रेडिक्ट वन डे अमेजॉन विल फेल, अमेजॉन विल गो बैंकरप्ट। इफ़ यू लुक एट लार्ज कंपनीज देयर लाइफ स्पैन्स टेंड टू बी 30+ ईयर्स, नॉट 100+ ईयर्स। और जब हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी बड़ी टेक कंपनीज जो लोग कंप्लेन करते हैं वो 30 साल पुरानी है, अमेजॉन, गूगल, टेस्ला, इनविडिया
और फेसबुक जो है वो सारे 30 साल से ज़्यादा पुराने नहीं है, मगर जो बड़ी टेक कंपनीज है दो वो 30 साल से ज़्यादा पुरानी है, वो है एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। और जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, सिर्फ एक रीज़न है जो कि अभी भी क्रश कर रही है ये कंपनीज, क्योंकि बेसिकली वो नया बिजनेस बन गया राइट अराउंड द 30 ईयर मार्क। मीन वाइल अमेजॉन और गूगल फास्टली अप्रोच कर रहे हैं अपने 30 साल के मार्क और लाइक वाइज जो है बेसिकली मार्केट सेचुरेशन को रीच कर जाएंगे मेन इंडस्ट्री में, जो कि क्योंकि वो और ज़्यादा बैकलैश फेस कर रहे हैं पहले से भी। सिमिलरली फेसबुक भी जो है वो सबसे ज़्यादा हेटेड कंपनी है पूरी दुनिया में, और अगर वो 20 साल के भी पुराने नहीं हुए अभी तो। और अगर ये चीज़ नहीं कहने की बात नहीं कि ये कंपनी जो है वो कोलैप्स हो जाएंगी जल्दी, मगर जो अगला डेकेड है वो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट और मोस्ट डोमिनेंट हो सकता है जब आपने देखा होगा इनको। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब तक एक कंपनी का फ्रिक्शन बिल्ड होता है और वो स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटाइज करना प्रॉफिट को इनोवेशन से ज़्यादा, और वो अपना टॉप टैलेंट लूज करते हैं और चीपर ऑल्टरनेटिव्स एंटर करते हैं मार्केट, और कस्टमर बेस जो है वो डिसिपेट हो जाता है और जो कंपनी है वो शेल ऑफ देयर फॉर्मर सेल्फ बन जाती है। और मुझे लगता है जेफ बेजोस सबसे अच्छी बात कहते हैं इस बारे में। Companies have short lifespans, Charlie, and Amazon will be disrupted one day. And you worry about that? I don't worry about it because I know it's inevitable. Companies come and go, and the companies that are the shiniest and most important of any era, you wait a few decades and they're gone. And your job is to make sure that you delay that date. I would love for it to be after I'm dead. आप लोगों को क्या लगता है एप्पल बैंक्रप्सी कब फाइल करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको बेल आउट खराब लगते हैं तो साथ साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा बाकी वीडियोस को हमारी दूसरी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।